तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए क्विज अर्थव्यवस्था एवं संबंधित मुद्दों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर आधारित सेट है ये या क्विज है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की परियोजनाओं को भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है प्रवाह मूल संरचनाएं, दूसरा टैंक, तीसरा भूजल पंपिंग, चौथा नहरों का नेटवर्क। सही उत्तर कोड का चयन करना है। ए में 1 और 3, बी 1 2 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। अब सिंचाई परियोजनाओं के रूप में बताना है कि इनमें से कौन कौन है जिनको वर्गीकृत किया जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे जो है वो नंबर 1 हो जाएगा और नंबर 4 हो जाएगा कि नहरों का नेटवर्क और प्रवाह मूल संरचनाएं ये जो है सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। 1 और 4 यानी कि सही विकल्प सी हो जाएगा। अब बात करें सिंचाई परियोजनाओं की, तो ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं ये विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किए जाते हैं। हालांकि भारतीय संदर्भ में इसे निम्न प्रकार पर वर्गीकृत किया गया है। एक है सांस्कृतिक कमान क्षेत्र। तो इसमें क्या है, जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं इसके तहत इस सिंचाई के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। और इस प्रकार की संरचना में क्या होता है कि विशाल भंडारण जलाशय होते हैं, प्रवाह मूल संरचनाएं होती हैं एवं नहरों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल होता है। और ये अक्सर जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल होती हैं जो कि बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत जैसी अन्य पहलुओं की सेवा करती हैं। और मध्यम सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो जो मध्यम सिंचाई परियोजना होती है यह 10,000 से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से अधिक वाली जो मध्यम परियोजनाएं होती हैं उनको मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मध्यम आकार के भंडारण क्षेत्र बनाए जाते हैं, मोर और वितरक संरचनाएं बनाई जाती हैं, मतलब इस परियोजना के मुख्य घटक होते हैं। और अब बात कर लें लघु सिंचाई परियोजनाओं की, तो इसमें क्या है कि जो 2,000 हेक्टेयर से कम या उसके बराबर सीसीए वाले जो परियोजनाएं होती हैं उनको लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है, जिसमें पानी के मुख्य स्रोत जो हैं ये टैंक होते हैं, छोटे जलाशय और भूजल पंपिंग होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख सिंचाई परियोजना यानी कि जो विशाल सिंचाई परियोजनाएं हैं उसमें प्रवाह मूल संरचनाएं और नहरों का नेटवर्क शामिल होता है, जबकि टैंक और भूजल पंपिंग जो है ये लघु सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होती हैं। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1 और 4 कथन सत्य हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पीएसीएस या पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पैक्स ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं जो त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। दूसरा कथन है कि चूंकि पैक्स सहकारी संस्थाएं हैं जिनके सदस्य व्यक्तिगत किसान होते हैं इसलिए वे अल्पकालिक ऋण देने में शामिल होते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर डी कि न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1 और 2 ये दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। तो पैक्स जो है यानी कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं असल में एक ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां होती हैं जो कि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और ये जो एससीबी यानी कि राज्य सहकारी बैंक होती हैं इनसे जो ऋण है ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या डीसीसीबी को हस्तांतरित किया जाता है जो जिला स्तर पर काम करते हैं। और ये जो डीसीसीबी हैं ये पैक्स के साथ काम करते हैं जो सीधे किसान से निपटते हैं। ठीक है, और ये सहकारी संस्थाएं होती हैं, इसके लिए जो पैक्स के सदस्य व्यक्तिगत किसान होते हैं और जो इसके पदाधिकारी होते हैं इनका चुनाव भी उनके भीतर से ही होता है। और मतलब ऐसा है कि एक ही गांव में कई पैक्स हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प दोनों है, मतलब 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि खुले बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम या FCI समय समय पर केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न को खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और खुदरा श्रृंखलाओं को बेचता है। दूसरा कथन है कि OMSS का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। तीसरा कथन है कि राज्यों को OMSS के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति नहीं है। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो पहला कथन है ये कथन गलत है ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, बाकी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है, यानी कि इसके रेट को बढ़ने से रोकना है, और जो राज्य हैं उनको ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन यानी कि पहला कथन गलत है। और ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है असल में ये क्या है, इसके तहत जो FCI है ये समय समय पर केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल को खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं, खुदरा श्रृंखलावादी को पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेचता है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है इसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति राज्यों को है। तो कथन 3 जो है ये गलत है, पहला और दूसरा सत्य है। यहाँ पे पहला कथन सत्य है कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम जो है यानी कि FCI है, यह समय समय पर केंद्रीय पूल से जो अधिशेष खाद्यान्न है उनको खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और जो खुदरा श्रृंखलाएँ हैं उनको पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेचता है, इसलिए पहला कथन सत्य है। और दूसरा उद्देश्य जो दूसरा कथन है यह भी सत्य है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए सही विकल्प ए होगा केवल 1, और वो तीसरा कथन गलत है। असल में होता क्या है कि जो FCI है ये नीलामी के माध्यम से ऐसा करता है कि खुदरा मार्केट में बेचता है माल, और जो राज्य हैं असल में ये लाभार्थियों को वितरित करने के लिए केंद्रीय पूल से प्राप्त होने वाली राशि से अलग अपनी ज़रूरतों के लिए नीलामी में भाग लिए बिना ही ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से इनको खाद्यान्न खरीदने की अनुमति होता है। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा केवल 1, और कथन 3 गलत है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जा सकती है। पहला कथन है कि खरीदारों को MSP का भुगतान करने के लिए मजबूर करना। दूसरा कथन है कि सरकारी एजेंसियां किसानों की संपूर्ण विपणन योग्य उपज को MSP पर खरीदती हैं। तीसरा है कि मूल्य न्यूनतम भुगतान या PDP। तो इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। अब असल में MSP की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो MSP की गारंटी कैसे दी जा सकती है, मतलब जो इसके पारंपरिक तरीके हैं वो 2 हैं। पहला तो ये है कि जो खरीदार हैं उनको MSP का भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। जैसे जो चीनी मिल है, तो चीनी मिलों को कानून के अनुसार खरीद के 14 दिनों के भीतर गन्ना उत्पादकों को उचित और लाभकारी या राज्य द्वारा सलाह दी गई कीमत का भुगतान करना आवश्यक होता है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्यान्वयन में बाधा आने का जोखिम होता है। तो लेकिन फिर भी ये एक नियम तो है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये कि जो सरकारी एजेंसियां हैं ये किसानों की पूरी उपज को MSP पर खरीद लें, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लें। तो यह भौतिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से टिकाऊ नहीं होती, लेकिन खरीदती हैं सरकार।
ठीक है। और एक तीसरा विकल्प भी होता है, वो ये है कि मूल्य कमी भुगतान। यानी कि क्या है कि इसमें सरकार क्या करता है, किसी भी फसल को भौतिक रूप से नहीं खरीदता या स्टॉक नहीं करेगा, बस क्या है कि जो किसानों को जो बाजार मूल्य है और जो एमएसपी है उसके बीच का जो अंतर है वो उनको किसानों को प्रदान कर देगी। और ऐसा मतलब बहुत कम होता है, लेकिन ये भी एक व्यवस्था है कि मूल्य न्यूनता भुगतान किया जाए। तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जो है इन तीनों के माध्यम से दी जा सकती है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां है कि सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज जैसी सब्जियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करती है। पहला है निर्यात शुल्क लगाना, दूसरा है स्टॉक का लक्षित रिलीज, तीसरा है बफर स्टॉक के लिए खरीद। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं, क्योंकि सरकार क्या करती है, बफर स्टॉक के लिए खरीद करती है, स्टॉक को लक्षित तरीके से जारी करना और निर्यात शुल्क लगाना, साथ ही साथ किसानों और ये जो है किसानों को और जो उपभोक्ताएं हैं इन दोनों को लाभान्वित करती है। क्योंकि इससे होता क्या है, जो प्याज किसान हैं उनको लाभकारी मूल्य मिलने का आश्वासन मिलता है और जो उपभोक्ता हैं उनको सस्ती कीमतों पर प्याज की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रास वैल्यू एडेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सकल मूल्य वर्धन किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिसमें से किसी वर्ष के दौरान उपभोग किए गए इनपुट का मूल्य घटाया जाता है तथा उत्पाद करों और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। दूसरा कथन है कि जीवीए का अनुमान केवल वर्तमान मूल्यों पर लगाया जाता है, स्थिर मूल्यों पर नहीं। तीसरा कथन कि वर्तमान कीमतें वे हैं जो एक निश्चित आधार के वर्ष के दौरान प्रचलित थी। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इनमें से दो कथन गलत हैं। पहले कथन को देखें तो पहला कथन है कि सकल मूल्य वर्धन या जीवीए किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होता है जिसमें से किसी वर्ष के दौरान उपभोग किए गए इनपुट का मूल्य घटाया जाता है तथा उत्पाद करों और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में। तो पहला कथन सत्य है और आपको बताना है कि गलत कौन है। दो कथन गलत हैं, तो दूसरा और तीसरा कथन जो है ये गलत है। असल में जो ये जीवीए है इसका जो अनुमान है ये वर्तमान और स्थिर दोनों ही कीमतों पर अनुमानित किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और तीसरे कथन की बात की वर्तमान कीमतें वे हैं जो एक निश्चित आधार वर्ष के दौरान प्रचलित थी, ये भी गलत है क्योंकि वर्तमान कीमत जो है ये दिए गए वर्ष के लिए मूल्य स्तर है ना। और स्थिर कीमतों की अगर हम बात करें तो एक निश्चित आधार वर्ष के दौरान प्रचलित रहती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल दो, यानी कि दूसरा और तीसरा गलत है, पहला कथन सत्य है। तो यहाँ पे अपने को बताना है गलत, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सेवा क्षेत्र का उत्पादन S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। दूसरा है सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक या PMI शेयर बाजार को यह संकेतक ही प्रदान करता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था स्वस्थ है या नहीं। तीसरा कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर संबंधी निर्णय लेने के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक या PMI आंकड़ों को नहीं देखता है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर ये तीनों। तो देखिए इसमें देखेंगे हम
कि जो भारत का जो सेवा क्षेत्र का उत्पादन होता है असल में ये S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा ही मापा जाता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन को देखें तो सेवा के प्रबंधक सूचकांक शेयर बाजार को यह संकेतक ही प्रदान करता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था स्वस्थ है या नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि ये जो सेवा क्षेत्र में उन्नत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे जो निवेशक हैं उनको व्यावसायिक स्थितियों की बेहतर समझ और जो जितने बाजार हैं उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। तो जब ये जो PMI शेयर बाजार को यह संकेतक भी देता है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था स्वस्थ है या नहीं, जिसका अर्थ आमतौर पर जो उच्च कारपोरेटर होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। तो पहला और दूसरा सत्य है। और तीसरा कथन असत्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर संबंधी निर्णय लेने के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक के आंकड़ों को नहीं देखता है। तो ऐसा नहीं है, RBI भी इसको देखता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 कथन सही हैं, तीसरा गलत है। सही विकल्प ए, 1 और 2। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 है कि नाम मात्र GDP या नॉमिनल GDP का एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। दूसरा कथन है कि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद GDP को मुद्रास्फीति के प्रभाव से हटाकर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से प्राप्त किया जाता है। तीसरा कथन है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBM में प्रावधान है कि कुल उधारी यानी कि जो राजकोषीय घाटा है सकल घरेलू उत्पाद के 6% से अधिक नहीं हो सकता। बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पहला कथन कि नाम मात्र GDP एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, तो ये सत्य है कि जो नाम मात्र का GDP है कुछ और नहीं बल्कि एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। तो पहला कथन सत्य है। अब ये क्या है, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के विश्लेषण करने के लिए सामान्यतः जो है वास्तविक GDP का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब बजट तैयार किया जाता है तो वहाँ पे नाम मात्र का GDP जो है वही मायने रखता है। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर वास्तविक GDP जो है नाम मात्र GDP से प्राप्त किया जाता है। दूसरा कथन जो है ये सत्य है, असत्य है, क्योंकि होता क्या है कि जो मुद्रास्फीति है इसके प्रभाव को हटाकर वास्तविक GDP नाम मात्र GDP से व्युत्पन्न किया जाता है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तीसरे कथन की अगर हम बात करें कि FRBM जो अधिनियम लाया गया था इसमें प्रावधान है कि कुल उधारी सकल घरेलू उत्पाद का 6% से अधिक नहीं हो सकता, यह गलत है। मतलब ये जो FRBM है इसमें यह प्रावधान है कि जो कुल उधार है सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कथन सत्य है, यानी कि नंबर 1 कथन सत्य है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है कि आमतौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बिकवाली होती है। दूसरा कथन है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कम मूल्य भारत के आयात बिल को कम रखता है। तीसरा कथन है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कम मूल्य विदेश में पढ़ने वाले यात्रियों और छात्रों के लिए फायदेमंद है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही विकल्प यहाँ पे 1 हो जाएगा कि केवल 1 ही सत्य है, यानी कि ए विकल्प सही है कि केवल पहला कथन सही है।
मतलब आमतौर पर होता ये है कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है इसके द्वारा जब मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया जाता है तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो यानी कि जो एफपीआई है इसकी बिकावली यानी कि बिकवाली होती है, बढ़ जाती है। तो पहला कथन सत्य है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से आयात बिल बढ़ जाता है। तो पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। यानी कि उच्च मुद्रास्फीति जो है समग्र बाजार के लिए हानिकारक होता है और यदि रुपया मजबूत नहीं होता है तो एफबीआई का बहिर्वाह जारी रहता है, जो एक और नकारात्मक बात है। और जो ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। तीसरे की बात करें कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कम मूल्य विदेश से पढ़ने वाले यात्रियों और छात्रों के लिए फायदेमंद है, तो ये गलत है। क्योंकि क्या है, जो विदेश हैं मतलब विदेशों में जो पढ़ने वाले यात्री और जो छात्र हैं उनको बैंकों से डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपए खर्च करने होंगे। जब भारतीय रुपए का मूल्य कम होगा तो उनको अधिक पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ ए हो जाएगा, केवल एक। अब अपना 10वां प्रश्न है, अंतिम भी है, कि भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चालू खाते में किसी देश का वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध व्यापार, सीमा पार निवेश पर शुद्ध आय तथा शुद्ध हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। ठीक है। दूसरा कथन है कि पूंजी खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है जबकि चालू खाते को शामिल नहीं किया जाता। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। यानी कि पहला कथन जो है ये सत्य है कि चालू खाते में किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध व्यापार, सीमा पार निवेश पर शुद्ध आय तथा शुद्ध हस्तांतरण भुगतान आदि वगैरह शामिल होते हैं। तो ये जो भुगतान संतुलन खाते होते हैं असल में ये लेन देन को दो खातों में विभाजित करता है, चालू खाता और पूंजी खाता। तो ये जो चालू खाते होते हैं इसमें माल, सेवाएं, निवेश, आय और चालू हस्तांतरण में सभी जितने भी लेन देन शामिल मतलब लेन देन को शामिल किया जाता है चालू खाते में। और जो पूंजी खाता है इसमें वित्तीय साधनों और केंद्रीय बैंक के भंडार में लेन देन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा है कि पूंजी खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। पूंजी खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है बल्कि चालू खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर या विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, तो ये था साथियों अर्थव्यवस्था एवं संबंधित मुद्दों से संबंधित एक क्विज नंबर 2। बाकी अगले वीडियो में नमस्कार।